सो क्लास 10th आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी बाकी पेपरों की। आई नो मैं काफ़ी लेट डाल रहा हूँ ये बट सब डिमांड कर रहे थे जो मैंने एमसीक्यू की वीडियो डाली थी ना सेट 1 की, उसके बाद कि सर पूरे एक फुल फ्लैज आप सारे आंसर्स की एक प्रॉपर वीडियो बनाइए, यानी सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई का पूरा मिला के। तो फाइनली मैं आज ये वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं सारे आंसर्स आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो इतना टाइम नहीं है कि मैं 3-4 घंटे की वीडियो बनाऊँ जिसमें पूरा समझाऊँ, तो मैंने पहले ही ऑलरेडी इसमें सब चीज़ सॉल्व कर दिया है। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगी है बच्चों, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना अगर आपको बढ़िया लगे और आपके डाउट्स क्लियर हो जाए सारे, अगर आपने जो पेपर में अटैम्प्ट करा है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, सब बोल रहे थे पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया, अभी मैं आपको सारे सॉल्यूशन दिखाऊंगा, आप खुद समझ जाओगे कि टफ नहीं था, ट्रिकी था, थोड़ा सा कहीं कहीं जगह पर ट्रिकी था बस। ठीक है, अब देखो पहले तो ये थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं इतना लेट ये क्यों डाल रहा हूँ। चाहता तो मैं 17 को आपको एग्ज़ाम हुआ था, 18-19 को डाल सकता था, बट देखो लॉजिकली अगर आप सोच के देखो तो 17 का आपका मैथ का एग्ज़ाम हुआ, फिर 21 को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम था एंड 25 को साइंस का था। गैपिंग ज़्यादा नहीं थी, प्रिपरेशन की नीड थी, और मुझे मालूम है कि 17 यानी पहला पेपर मैथ का था तो ज़्यादातर टाइम आपने मैथ में ही इन्वॉल्व अपना मतलब टाइम इन्वॉल्व करा होगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको इंग्लिश पे फोकस करना और मेनली साइंस पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं नहीं चाहता था कि मैं ये वीडियो अपलोड करूँ, बच्चे सब फिर इसमें मतलब इन्वॉल्व ज़्यादा रहे। एमसीक्यूज़ मैंने डाल लिया था, क्लियरेंस के लिए डाल दिया कि बच्चा जल्दी क्लियर कर सकता है, लेकिन ये लॉन्ग वीडियो बनती उस समय। ठीक है, और देखो आज मैं ये वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि अब आपके पास जो पेपर बचे हुए हैं, यानी आपके जो पेपर बचे हुए हैं, खाली अब हिंदी का बचा है और मेन एसएसटी का बचा है, और एसएसटी भी में भी अभी टाइम है, तो कोई इशू नहीं है। आप इसको देख के क्लियर कर सकते हो कि आपने जो अपना मैथ का पेपर अटैम्प्ट करा है कैसा गया है, अच्छा गया है या फिर गड़बड़ है थोड़ी बहुत। ठीक है, क्योंकि ये सेट 1 है तो ये मत सोचना कि सेट 2 वाले सेट 3 वाले इसको नहीं दे सकते। देखो सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, जम्बल्ड होते हैं, क्वेश्चन पेपर लेके बैठना, आप चेक कर लेना अपना, और एक आधे क्वेश्चन जो डिफरेंट होते हैं आप चाहो तो इसमें कमेंट में क्वेश्चन अगर आप किसी तरीके से अपलोड कर सकते हो तो ठीक है, या मतलब कॉपी पेस्ट कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है डिस्कशन वाला, वहाँ पे आप क्वेश्चन अपलोड कर देना। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि बहुत सिंपल है तो मैं ग्रुप पे ही उसको बता दूंगा, नहीं तो मैं उसकी एक प्रॉपर शॉर्ट वीडियो के थ्रू एक मतलब वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलो ऑलरेडी मैंने बहुत टाइम ले लिया, तो एमसीक्यू में ऑलरेडी इसका समझा चुका हूँ, बस मैंने इसको अटैच कर दिया इसमें कि सारी चीज़ एक ही जगह रहे। तो ध्यान से अगर देखोगे तो मैंने एमसीक्यूज़ के सब पे टिक लगा दिए हैं पहली, और क्लियरेंस चाहिए इनके तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, अब देखो और याद रखना आगे जो इसमें 34 क्वेश्चन है ना, एक बच्चे ने शॉर्ट वीडियो में ही पूछ लिया था कि सर ये क्वेश्चन समझा दो, तो 34th का मैंने शॉर्ट वीडियो बना के दिया था, उसी में मैंने ये समझा दिया था बहुत अच्छे तरीके से, तो मैंने इसको पहले ही अटैच कर दिया और उसी के आगे बनाया हुआ हूँ तो इसलिए ऊपर ही दिख रहा है। तो 34th याद रखना ये वाला इसी में अटैच है, ऊपर है, शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हो, नहीं तो जब 34th आएगा तो मैं इस पर आके इसको समझा दूंगा दोबारा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो देखो जो सेक्शन बी था इसमें 21 क्वेश्चन था। ठीक है, याद रखना मैं सारे पहले ही लिख चुका हूँ ताकि कम टाइम में हम इसको कवर अप कर सके। मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ कि 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा पेपर तुम्हें समझा दूँ, ताकि तुम फटाफट इसको समझो, अपने डाउट क्लियर करो और अपने नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन में लग जाओ। ठीक है, देखो तो 21 जो है इसमें कह रहा है अल्फा एंड बीटा जीरो से अगर इस गिवन पॉलिनोमियल के तो 1/अल्फा और 1/बीटा की वैल्यू बतानी है। बहुत बेसिक है यार, किसी ने प्रीवियस ईयर या फिर आर डी शर्मा या फिर कोई सा भी कॉम्पिटेटिव पेपर लिया होगा, कॉम्पिटेटिव का मतलब जो पेपर आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से बन रहा है उसके क्वेश्चन उठाए होंगे तो उसने करा होगा। सिंपल है, जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फिर मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा है जिसमें ए बी और सी की वैल्यू मिल गई। अब हम ये जानते हैं कि अगर अल्फा और बीटा इसके जीरो है तो सम ऑफ जीरोस हमारा -b/a के बराबर होता है। तो कंपेयर करके मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 3, और प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा हम जानते हैं c/a के बराबर होता है, तो -1/1 जब करेंगे तो प्रोडक्ट भी मेरे पास -1 आ गया। अब क्वेश्चन ने बोला था 1/अल्फा और 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एलसीएम लोगे तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा आएगा और नीचे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक, तो सम हम यहाँ पे निकाल चुके थे तो यहाँ पे क्या आ गया 3, और प्रोडक्ट अगर बात करा जाए तो ये हमारा आया था -1, तो वो यहाँ पे रेफर कर दिया। ठीक है, अब 3/-1 सिंपल -3 होता है, ख़त्म, ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था। ठीक है, अब देखो 22nd क्वेश्चन, ठीक 22nd ये रहा, इसमें सीधा सीधा बीपीटी लग रही है, ध्यान दोगे तो ABC ट्रायंगल दिया गया है,
फिर कह रहा है कि जो डी ई है और ये बी सी है ये पैरेलल है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो बाकी इस हिसाब पे इसने ए डी डी बी ए ई सी की वैल्यू दी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के यहाँ पे इसको लिख दिया ताकि क्लियरेंस अच्छे से रहे, ठीक। अब देखो पैरेलल वाला केस है, हम जानते हैं बीपीटी के हिसाब में मेरा ए डी अपॉन डी बी का रेशियो ए ई अपॉन ई सी का रेशियो बराबर होगा। तो बस मैंने ये कर दिया और इनकी वैल्यूज पुट कर दी और उससे मेरा एक्स की वैल्यू सीधा आ जाएगी सॉल्व करके, ठीक है। थोड़ा बहुत भी किसी ने पढ़ा होगा तो आराम से समझ जाएगा कैसे ये हुआ है। बाकी अगर किसी को ना समझ आए और कोई चाहता है कि एक आधा क्वेश्चन जो मैंने बहुत तेज़ी से समझाया है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर चाहता है तो कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख देना, उसको मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू प्रॉपर समझा दूंगा। 3 मिनट रहते हैं शॉर्ट वीडियो में हमारे पास, उससे मैं क्लियर कर दूंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो इसका जो बी पार्ट था, बाई चांस मान लो ये पार्ट किसी से नहीं हुआ तो बी पार्ट जो था ये भी सीधा 6th चैप्टर यानी सिमिलरिटी के बेस पे है। कहा गया है कि ए बी सी और एक्स वाई जेड क्या है, सिमिलर है, तो हमें फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू। अब देखो ए बी और इसके सिमिलर है तो ए बी अपॉन एक्स वाई, फिर बी सी अपॉन वाई जेड ये रहा, और ए सी अपॉन एक्स जेड, इनका रेशियो बराबर होगा ना। अगर ये दिया हुआ है तो देखो ये लिखा हुआ था, इनका रेशियो बराबर लिख दिया, वैल्यूज पुट कर दी मैंने। अब ध्यान से देखोगे तो इसमें x है, ये पूरा कांस्टेंट है, इसमें y है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। और वही मैंने करा है जिससे मुझे यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई 4.8 और y की वैल्यू मिली है यहाँ पर 5, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो 23 पे है, 23 में कहा गया है कि जो कोऑर्डिनेट है सेंटर का सर्कल के x-7 और 2x है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया है। फिर कह रहा है वैल्यू फाइंड करनी है x की अगर सर्कल जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है यानी -9 11 से पास हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने शो कर दिया। और इसमें कह रहा है कि इसका रेडियस 5√2 है, ठीक है। तो क्लियर है, डायग्राम बनाते ही क्लियर हो जाएगा कि इसमें हमें क्या अप्लाई करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला मैंने जैसे ही अप्लाई करा ओ ए का फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखा होगा आपने तो 1 नंबर आधा नंबर आपका पक्का इसमें होगा, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आधा नंबर फॉर्मूले से ही हो जाएगा आपका, ठीक है। और आधा अगर ये बना दोगे तो इसका भी हो जाएगा, अदरवाइज़ इसका इतना इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। सपोज़ कर लो आधा इसका हो गया, आधा सॉल्विंग का हो गया, एक फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला पुट करा, डिस्टेंस पता है 5√2 है। अब मुझे रूट वाला झमेला नहीं चाहिए तो मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से रूट हट गया, इधर बिना रूट के लिखा है बट इस वैल्यू का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब स्क्वायर की वजह से रूट हट चुका है तो यहाँ पे मेरा x+2 होल स्क्वायर बचेगा, 2x - 11 होल स्क्वायर बचेगा, और इधर 5 का 25 हो जाएगा, √2 का 2 आ गया। अब बस होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने इनमें और इसको सॉल्व कर लिया, जिससे मुझे यहाँ पर देखोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखो कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि हमारा तो ये इक्वेशन बना था 5x² - 40x + 75, और उन्होंने कहीं इसी को लेके सॉल्व करा होगा। अगर इसी को लेके आपने सॉल्व करा है और आपका आंसर ये आ रहा है लास्ट में 5 और 3, तो ठीक है आपका, ठीक है। मगर थोड़ा इसमें स्मार्ट वर्क करोगे तो 5 कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकल के दूसरी साइड भेज दोगे तो 0 हो जाएगा, जिससे हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिंपल हो जाएगा, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरा सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, फैक्टराइजेशन लगाया, सॉल्व करके मेरा यहाँ पर x की वैल्यू 5 और 3 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो दोनों वैल्यू मेरे यहाँ पे एप्लीकेबल है, मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो x मेरा अगर 5 है तो उसके हिसाब में मेरा o का कोऑर्डिनेट ये आएगा, ठीक है। थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, और x अगर मैं 3 लेता हूँ तो मेरा कोऑर्डिनेट ये आएगा, पुट करके आपका निकल जाएगा आराम से, ठीक है। अब हम 24th पे मूव होते हैं। देखो 24th में कह रहा है कि अगर tan थीटा 24/7 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू बतानी है। tan की वैल्यू हर कोई जानता है P/B होती है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है tan। पाइथागोरस लगाओगे तो उससे h मिल जाएगा, सीधा सीधा h² = p² + b² लिख देना डायरेक्ट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। कहीं पता चले तो तुम इसके लिए ट्रायंगल बना रहे हो, फिर इसका जो k रेशियो हम लेते थे ना साथ में वो कर रहे हो, तो वो टाइम काफ़ी कंज्यूम करेगा। 2 मार्क्स के सामने इतने ठीक है, जितनी इसकी औकात है उतना ही इसके हिसाब से करो, ठीक है। तो यहाँ पर 24 पी हमारा है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हमारा सॉल्व करके h 25 आ जाएगा, ठीक है। अब साइन प्लस कॉस की वैल्यू निकालनी थी। साइन हम जानते हैं P/H होता है और कॉस हम जानते हैं B/H होता है। तो बस P हमारे पास 24 था और H हमारा 25 आया, तो 24/5 25 ये आ गया। B हमारे पास 7 था और H हमारा 25 निकला था,
तो बी अपॉन एच 7/25 आ जाएगा। ठीक है, बस अब इसमें देखा जाए तो डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्टली न्यूमरेटर को ऐड कर देना, 31/25 आ गया, कहानी ख़त्म। अब मान लो चलो ये ए वाला किसी से नहीं हुआ हो, तो उसने बी वाला करा होगा। ये भी सिंपल था, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अगर तुम इसी को लेके पहले ये करके कर रहे हो तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ेगी। उसी जगह अगर तुम दिमाग लगा लो थोड़ा सा, इस जो वैल्यू फाइंड करनी थी, यानी 1 + sin थीटा 1 - sin और 1 + cos दिया हुआ है, तो सीधा सीधा यहाँ पे आइडेंटिटी बन रहा है a+b का। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। ठीक, अप्लाई करोगे तो 1 - sin² थीटा आएगा और नीचे 1 - cos² थीटा आएगा। और हम फॉर्मूला अगर याद हो, sin² थीटा + cos² थीटा 1 होता है, तो 1 - sin² थीटा को हम cos² थीटा लिख सकते हैं और 1 - cos² थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin² थीटा लिख सकते हैं। स्क्वायर कॉमन लोगे तो cos/sin आएगा, यानी cos/sin क्या होता है, कोट। ठीक, और कोट की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखा था 7/8, पुट करके स्क्वायर कर दो, कहानी ख़त्म, यानी 49/64 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 24। अब देखो 25 जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी बेस्ड है और ऑलरेडी मैंने अपने सर्कल वाली वीडियो में इसको कराया हुआ था। तो देखो जो मैंने सर्कल वाली वीडियो में इस क्वेश्चन को कराया था, उसमें जो 2 मेजरमेंट दी गई थी 5 और 3 दी गई थी, और क्वेश्चन में यहाँ पर 5 और 4 है, बस इतना फ़र्क है। तो 4 को 3 से रिप्लेस कर देना, इस आंसर में आपका वही होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनका रेडियस 5 और 3 है, तो फाइंड करके देना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टच द स्मॉलर वन। तो ये जो कॉर्ड बन रहा है लार्जेस्ट सर्कल का, जो स्मॉलर सर्कल को टच करके जा रहा है, इसका लेंथ बताना है, यानी हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। अब सिंपल मैंने यहाँ पे क्या करा, हमने देखो याद रखना, मैं इस क्वेश्चन को 5 और 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। बस ये मान लेना, अगर यहाँ पे 5 3 है और क्वेश्चन में 5 4 था, तो जो आंसर होगा वो बस इसी को चेंज करके आ जाएगा। ठीक, मतलब मान लो इसमें जहाँ जहाँ मैंने 3 लिखा है ना, वहाँ वहाँ आपको 4 एज्यूम करना है। ठीक, देखो हम जानते हैं टेंजेंट जो होता है परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे, तो इस हिसाब में ये बन गया हमारा 90। और यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है, तो आपको पी बी की लेंथ मिल जाएगी। देखो यहाँ पे 4 मिला है, अब अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से चलूँ तो यहाँ पे मुझे 3 मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो जो परपेंडिकुलर होता है, ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट था, बाइसेक्ट करता है कोड को, तो मेरा ए पी और पी बी की वैल्यू यहाँ से बराबर आ जाएगी, यानी ये वाली और ये वाली वैल्यू बराबर आ जाएगी। और अगर ये बराबर आ रहा है तो ए बी को मैं ए पी + पी बी लिख सकता हूँ, और पी बी को मैं पी बी नहीं, मैं ए पी को रिप्लेस करके पी बी लिख सकता हूँ। तो पी बी 2 पी बी हो गया, और इसमें पी बी की वैल्यू डाल दो, आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये 4 था, याद रखना जो आपके पेपर में क्वेश्चन आया था वहाँ पे ये 3 आएगा, तो इसके जगह अगर 3 आएगा तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो 6 आएगा। मैंने इसमें लिख भी दिया है, जस्ट चेंज 3/4 एंड आंसर इज़ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी भी अगर ना समझ आए, लग रहा है मुझे भी लग रहा है मैंने थोड़ी खिचड़ी बना दी है इसकी, ना समझ आए तो आप बोल देना, इसको मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू करवा दूंगा प्रॉपर। ठीक है, अब सेक्शन सी पे मूव करते हैं। अब ये वाला तो देखो भाई मैं नहीं कराने वाला, हाथ जोड़ता हूँ, इरेशनल प्रूविंग है, एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन सीधा सीधा लिखा हुआ है और दर्जनों जगह आपको इसको मिल जाएगा, तो ये तो आपको सिंपल पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इन बुक लिख दिया। ठीक है, 27 पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन यार देखा जाए बहुत सिंपल होता है, और मैंने तो जिनको पढ़ाया है ऑनलाइन का तो मुझे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन ऑफलाइन जो भी पढ़ाया मैंने सब में ये क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो फाइंड करना था रेशियो एक्स एक्सिस का। ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, ऑल्सो फाइंड द इंटरसेक्शन। तो एक्स एक्सिस से ये जो लाइन बन रही है ना, जो ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करके बन रहा है, ये एक रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक, वो रेशियो फाइंड करना है, फिर इस पॉइंट की वैल्यू भी बतानी है। तो पहली बात तो रेशियो नहीं पता, तो रेशियो में k/1 मान लूँगा, और दूसरा ये पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस पे है, तो ये मेरा जो पॉइंट लेट होगा एक्स और 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 0 वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो एक्स मेरा लेट होगा इसमें खाली। ठीक, अब देखो सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, बस कहानी ख़त्म। तो सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला लिख देना, फार्मूला अगर आपने लिखा होगा, ठीक है लिख देना, बोल रहा हूँ पेपर हो चुका है, लिखा होगा अगर आपने, तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो ये जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू लिख दी। अब सिंपल ध्यान रखा करो, हमेशा
जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है उसको क्रॉसली रेशियो से इंटू करना होता है, ठीक है। तो -6 1 से इंटू हो गया, -4 k से इंटू हो गया, नीचे k+1 आ गया। उसी तरह 5 1 से इंटू हो जाएगा और -1 k से इंटू हो जाएगा, तो इधर मेरा ये आ गया, ठीक। अब देखो मुझे क्योंकि पहले रेशियो निकालना है, तो वैसे तो कोऑर्डिनेट भी बोला गया है, तो मैंने x को इधर कंपेयर करा है और इधर y की टर्म को कंपेयर करा है। तो पहला मेरा बेनिफिट होगा y को सॉल्व करना, क्योंकि इसमें खाली एक वेरिएबल है जिसे k मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करके मुझे 5 मिला और 5 की वैल्यू मतलब k इक्वल्स टू 5 आ रहा है, तो मैं k/1 इक्वल्स टू 5/1 लिख सकता हूँ। तो मेरा k/1 5/1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रेशियो मिल गया हमें। अब k की वैल्यू 5 आई है, तो इसमें अगर पुट कर देता हूँ, ये रहा, ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है, पुट कर दूंगा तो x मिल जाएगा, जो कि मेरा -13/3 आया है, ठीक। तो रेशियो मुझे कितना मिल गया 5/1 और जो कोऑर्डिनेट था वो -13/3 0 आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आपको ये। थोड़ा स्पीड अप करता हूँ क्योंकि आपको बस ये चेक करना है, उसी के लिए बना रहा हूँ ये, ठीक। देखो फिर 28 क्वेश्चन है, इसमें ये वैल्यू दी गई है, ये दिया गया है, प्रूफ करना था इसको। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अगर तुम दिमाग लगाओगे, अंदर क्या कह रहा है x-h/a है, और इसको ध्यान से देखोगे तो x ये रहा, h दूसरी साइड जाके माइनस को हो जाएगा और a डिवाइड में आ जाएगा, तो बन रहा है। तो बस मैंने क्या करा, देखो x इक्वल्स टू ये गिवन था, बस मैंने h को ट्रांसफ़र कर दिया, a को ट्रांसफ़र कर दिया, तो x-h/a मेरा cos थीटा आ गया। उसी तरीके से दूसरी वैल्यू ये थी, मैंने क्या करा, k को ट्रांसफ़र कर दिया, b को ट्रांसफ़र कर दिया, तो y-k/b मेरा sin थीटा आ गया। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब क्वेश्चन ने बोला था x-h/a y-k/b की वैल्यू बतानी है, मतलब स्क्वायर अगर करके सम कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, ये प्रूफ करना है। तो LHS अगर मैं पिक करता हूँ तो x-h/a मेरा cos थीटा होगा, जो कि यहाँ पे लिख रहा था, y-k/b मेरा sin थीटा होगा, जो कि यहाँ पे लिख रहा था, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। स्क्वायर होगा तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, और 10th क्लास के बच्चे को पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, RHS के बराबर, हैंस प्रूव्ड, कहानी खत्म, ठीक है। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी वाला NCERT बेस्ड है और NCERT में आई थिंक सेक था, इसको कोसेक कर दिया गया है बस, और हल्का फुल्का चेंज है, ठीक। हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन में अगर क्वेश्चन दे रहा है ना, एक ट्रिकी देता है और एक थोड़ा इजी देता है। सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका, कि आप कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल है, LHS लिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि RHS को कितना सिंप्लीफाई करूँगा, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, ठीक। इसको लिया, मैं चाहूँ तो पहले इसको साइन कोस में कर सकता हूँ, बट उसकी बजाय मैंने क्या करा, पहले इसको इंटू कर लिया, ये इधर हो गया, ये इधर इंटू हो गया, नीचे इनका प्रोडक्ट आ गया। अब देखोगे दोनों में 10a कॉमन है, तो 10a मैंने बाहर निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट हटाऊंगा तो 1 माइनस सेक आएगा, और माइनस की वजह से -1 माइनस सेक आ जाएगा, तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा, -sec -2 sec हो जाएगा। और यहाँ पे देखो फॉर्मूला लग जाएगा a+b का, तो a² - b² आ गया, ठीक। अब ध्यान रखना, sec स्क्वायर थीटा -1 मेरा tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। बट यहाँ पे 1 माइनस सेक है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें से माइनस अगर कॉमन निकाले हम, या मान लो दोनों साइड माइनस से इंटू कर दो, तो सेक माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और 10 माइनस का आएगा। इसीलिए मैं इसकी जगह पे क्या ले सकता हूँ, -10 स्क्वायर थीटा ले सकता हूँ, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक। अब जब मैंने यहाँ पे लिख दिया तो 10 स्क्वायर चल रहा था, 10a था, तो ये कट गया स्क्वायर इससे, नीचे खाली एक सिंगल 10 बचेगा माइनस का, और ऊपर मेरे पास -2 sec a बचेगा। तो माइनस से -10 माइनस खत्म हो जाएगा, 2 sec a/10 आएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, शॉर्ट एंड सिंपल, जल्दी हो जाएगा। सेक की जगह 1/cos आएगा, 10 की जगह पे 1 sin/cos आएगा। सॉल्व करके तुम्हारा जो बोला गया था वो वैल्यू हो जाएगी। अब देखो किसी बच्चे ने पहले इसको साइन कॉस बना के सॉल्व करा होगा, तो उसका भी आंसर अगर लास्ट में प्रूविंग आ रहा है तो सही है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं, ठीक है। अब देखो 29th वाला जो है ये सर्कल से है, ठीक है। अब इसको करने का सिंपल तरीका होता है, और कॉम्प्लेक्स बनाना है तो वो आपकी मर्जी है। सिंपल कह रहा है, ट्रायंगल ABC है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B पे 90 बना हुआ है, AB की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू 4 है, और BC की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू क्या है 3 है। तो हमें इसका रेडियस फाइंड करना है, जो कि सर्कल इसकी इंस्क्राइब्ड हो रखा है, ठीक है। मैंने पहले भी वीडियो से बता रखा है, सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब होता है सर्कल के सर्कमफ्रेंस से बना हुआ। सॉरी, उसको अभी इग्नोर करो, अभी ये कह रहा है खाली सर्कल इंस्क्राइब्ड होता है। इंस्क्राइब्ड का मतलब सर्कल इस शेप के अंदर है, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। अब देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया, क्योंकि इसमें डायग्राम में बहुत लिखना हमें पड़ेगा। तो देखो
सबसे पहले जो रेडियस निकालना है उसको मैंने एक्सलेट कर लिया है यहाँ पर, फिर ट्रायंगल पिक कर लिया ए बी सी। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि बी पे 90 बना हुआ है, अगर ये 90 बना हुआ है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो पाइथागोरस के हिसाब से मेरा ए सी का स्क्वायर ए बी प्लस बी सी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ए बी 4 था, बी सी 3 था, स्क्वायर करके सॉल्व करा, ए सी की वैल्यू मुझे 5 मिल जाएगी। तो ये ख़त्म यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर मेरा आ गया, ठीक। अब हम जानते हैं कि यहाँ से जो मैंने ये ड्रॉ करा हुआ है रेडियस, टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको कंस्ट्रक्ट करना ये सब नहीं लिखा, क्योंकि ऑलरेडी इतना है, फिर और बढ़ जाता। चाहो तो ऐड कर सकते हो, ठीक। तो वैसे लिखा होगा तो बहुत बेस्ट होगा, ठीक है। ये जल्दी मुझे कवर करना था, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट इसका छोड़ दिया अभी, ठीक। हम जानते हैं कि टेंजेंट जो होता है परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे। तो अगर देखा जाए तो ओ क्यू, यानी पहले अगर सीक्वेंस में चलो तो ओ पी परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, ओ क्यू परपेंडिकुलर होगा बी सी पे, और ओ आर परपेंडिकुलर होगा ए सी पे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसमें सबको ये ज्वाइन कर दूँ, कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, तो कनेक्ट करने के बाद मुझे 3 डिफरेंट ट्रायंगल मिल रहे हैं, और इन तीनों का अगर मैं एरिया निकालता हूँ और जोड़ता हूँ तो ए बी सी का एरिया बनेगा। तो मैंने यही करा, सेपरेटली निकाल लिया ट्रायंगल ए बी सी एरिया, एरिया ऑफ बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, और इनको जोड़ने पे ए बी सी बनेगा। अब क्योंकि ये छोटे ट्रायंगल्स हैं, इनमें मेरे पास हाइट भी है, बेस भी है, तो इनमें मैंने ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया 1/2 बी इंटू एच वाला, ठीक। तीनों में लगाया, और इस वाले में मेरे पास साइड थी, इसमें भी मैं लगा सकता था ये वाला फॉर्मूला चाहो तो, ठीक है। वैसे तो लग सकता था यार। एनसीईआरटी में एक हीरोन्स लगा के करा था, बट देखा जाए ना तो इस वाले में तुम लगा सकते हो, सीधा 1/2 बी इंटू एच लगा के करता, बहुत ही सिंपल हो जाता है, ठीक है। मैं काम कर रहा हूँ इसको ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ छोटा सा, ठीक है, इसकी प्लेसमेंट में, इसके रिप्लेसमेंट में, ठीक है, ध्यान रखना। कोई अलग कलर यूज़ कर देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए थोड़ा क्लियर रहे, ठीक है। रिप्लेस, इसकी जगह पे तुम सीधा ले सकते थे 1/2, इसमें भी बी एस बेस जो है इसका बी सी है, और जो हाइट है इसका ए बी है, ठीक है। तो 1/2 बेस 3 और हाइट 4, तो ये 2 आ जाता, 2 3 6 डायरेक्ट आ जाता। देखो यहाँ पे भी 6 है, सॉरी मैंने थोड़ी जंतुजहद कर दी इसमें, मैं शॉर्ट और सिंपल तरीके बताता हूँ, ध्यान नहीं दिया तो मैंने ही कर दिया है, ठीक है। कोई बात नहीं, हीरोन्स भी फॉलो करोगे तब भी हो जाएगा सिंपल, और ये भी लगाओगे सिंपल आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको कॉम्प्लीकेट कर दिया है, कोई बात नहीं। तो इसमें अगर आपने ये ना लगा के आपने ये वाला भी लगाया होगा तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो जो चल रही थी राम कहानी वो चलेगी, इसको सॉल्व करोगे तो इधर आपको मिलेगा 6x मिलेगा, और इधर भी 6 आया था तो 6 से 6 कट के 1 मिल जाएगा आंसर। तो रेडियस 1 था, 1 के लिए बस आपको जंतुजहद करनी थी इसमें, ठीक है। अब देखो इसका बी पार्ट देखते हैं, मान लो किसी को ए नहीं आया तो बी पार्ट कैसे करेगा। बी पार्ट देखा जाए ना तो ये भी सिमिलर एक क्वेश्चन पे बेस्ड है, अगर प्रीवियस ईयर वगैरह करे होंगे या फिर कोई सप्लीमेंट्री बुक उठा के करी होगी तो उसमें ये चीज़ होगी, ठीक। इसमें हमें प्रूफ करना था कि पी एम जो है हाफ है पी क्यू क्यू आर पी आर के सम के, ये प्रूफ करना था, ठीक। तो देखो सबसे पहली स्टेटमेंट वही लिखनी है कि हम जानते हैं कि टेंजेंट अगर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हो रहे हैं तो वो क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। अब इस बेस से मैं कह सकता हूँ कि क्यू एम क्यू एस आर एन आर एस और पी एम और पी एन बराबर होगा ये चीज़, ठीक है। पॉइंट्स की मैंने लिख दिया बगल में, अब 1 2 3 इक्वेशंस मान लिया। अब मैं क्या करूँगा, देखा जाता है पेरीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ट्रायंगल में पी क्यू आर उठा लूँगा, इसमें उठा लिया। पेरीमीटर हम जानते हैं पी क्यू क्यू आर और पी आर प्लस होता है, अब ये आगे चल के यूज़ हो सकता है, इसलिए इसको मैं इक्वेशन 4 ट्रीट करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो क्यू आर है इसको ब्रेक कर दूँगा क्यू एस और आर एस में, ब्रेक कर दिया। अब क्योंकि क्यू एस जो है मेरा एम क्यू के बराबर है और आर एस मेरा एन आर एन के बराबर है, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है। अब देखोगे पी क्यू और एम क्यू, देखा जाए तो क्यू से क्यू काट दोगे तो पी एम बनेगा, उसी तरह आर एन और पी आर, ठीक है।
आर से आर हटा दो, मतलब जुड़ जाएगा, तो पी एन पूरा बन जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं पी एम और पी एन भी बराबर है, तो इसको भी लिख लिया, 2 PM आ गया मेरा। याद रखना मैं पी एन भी ले सकता था, बट प्रूविंग में पी एम था, इसलिए पी एम यूज़ करा हमने। ठीक है, तो 2 PM आ गया, इसको फिफ्थ मान लेंगे। और ये भी पेरीमीटर ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखा जाए, ये भी पेरीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा था, ये भी पेरीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा था, तो दोनों के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि मेरा 2 PM और ये बराबर होगा। बस अब 2 दूसरी साइड जाएगा तो 1/2 ये आ जाएगा। ठीक है, इसका कोई और वे नहीं है, यही वे है, ये वाला आपको ऐसे ही करना था। अगर ऐसे ही करा होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मार्क्स मिल गया आपको। अदरवाइज कुछ स्टेप्स लूज करे होंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। और फर्स्ट वाला करा होगा तो मैंने बता दिया, इसमें बस ये रिप्लेसमेंट था, ये ज़्यादा सिंपल था, ये थोड़ा सा टफर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने भी क्लासेस के बीच बीच में टाइम निकाल के बनाया है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेरे से भी इसमें गड़बड़ तो नहीं होगी। बस यही है, थोड़ा सा जो मेथड मुझे शॉर्ट एंड सिंपल यूज़ करना था, उसकी जगह मैंने थोड़ा सा ट्रिकी यूज़ कर दिया। ठीक है, अब देखो 30 क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, आई थिंक थर्ड नहीं, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स वाला। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है कि जो 30th है, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद द हेमिस्फेरिकल एंड। एक सॉलिड है, ठीक है, सिलेंडर की फॉर्म में, इसके हेमिस्फेरिकल एंड है, ये रे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, उसको बस थोड़ा सा चेंज करा हुआ है। टोटल जो हाइट है 20 है और डायमीटर जो है इसका 7 है। तो फाइंड करना है टोटल वॉल्यूम, पाई की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, एनसीईआरटी मैंने लिख भी दिया है इसको। तो सिंपल है, टोटल हाइट अगर 20 है और डायमीटर 7 था, तो रेडियस का 7/2 आएगा। और इसको अगर हाफ करते हो मतलब 7/2 को डिवाइड करते हो तो 3.5 जो है आपका डेसिमल में रेडियस आ जाएगा। अब हेमिस्फीयर का इधर से देखो या इधर से देखो, दोनों तरफ रेडियस बराबर ही होता है, तो ये हाइट मेरा रेडियस ही पिक कर सकता हूँ, ये भी मेरा रेडियस होगा। तो अगर टोटल हाइट 20 है और उसमें मैं से ट्वाइस ऑफ रेडियस में हटा दूँ, देखो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, तो टोटल हाइट में से ट्वाइस ऑफ रेडियस में हटा दूँ तो मुझे सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी, मिल गया। फिर इसके बाद हमें टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो हमारा यही होता है, याद करने का तरीका क्या था, सर्कल का एरिया उसमें h जोड़ दो। ठीक, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब होता है। पहले कॉमन लो जिससे कैलकुलेशन ईजी होती है, तो 2 पाई आर बाहर लोगे, h इधर ये आ जाएगा, और यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो होगा लास्ट में 4081/6 आएगा। अगर ये भी छोड़ा होगा तो भी करेक्ट है, अगर डेसिमल कर दिया होगा तो ये और ज़्यादा करेक्ट है, दोनों सही है, एक्सेप्टेबल होते हैं। ठीक है, अब देखो 31st प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 2 डाइस फेंके गए हैं, 36 टोटल आउटकम्स होंगे। पहले पॉसिबल आउटकम्स लिखने थे, देख लो ध्यान से, इसने पॉसिबल आउटकम्स लिखने को बोले हैं, तो जिस बच्चे ने, ज़्यादा तेज बच्चे ने ये नहीं लिखा होगा तो उसके नंबर गए। देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी बताना है। ठीक है, मे भी इसका 1 मार्क्स होगा, इसमें इसका 1 मार्क्स होगा और इसका 1 मार्क्स होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लो किसी को कुछ नहीं पता तो ये भी बना देगा तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। इसलिए मैथ्स में इंपॉर्टेंट होता है जितना आता है उसको करो। अब सेम नंबर अपेयर हो रहे हैं दोनों डाइस पे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। और आगे इसको पढ़ के देख लो, डिफरेंस नंबर कह रहा है, तो यहाँ पे इसलिए पी ई वाला लेके चलोगे तो थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक, बाकी आपने डायरेक्ट अगर लिखा होगा वो भी चल जाएगा। लेट करना है हमें ई को, गेटिंग द सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, तो पी ई निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल। अब देखो मैंने इसको रेड से लिखा हुआ है इसलिए मैंने रेड मार्किंग कर दी है सारी। तो यहाँ पर ये मेरा कितना आ गया, 6/36, टोटल आउटकम 36 था, 1/6 इसका मेरा आंसर आ गया। ठीक, बेकार हो गया, छोड़ो। ठीक है, नहीं छोड़ो छोड़ो। फिर सेकंड में कह रहा था कि ये डिटरमाइन करना है कि डिफरेंस अपने नंबर आए दोनों डैश पे, तो सिंपल है, इनको छोड़ के बाकी सारे होंगे हमारे। तो ई डैश लेट कर लेंगे, गेटिंग डिफरेंस नंबर ऑन बोथ डाइस। तो पी डैश ई मतलब पी ई डैश निकालना है, तो 1 में से पी ई माइनस करोगे, 1 - 1/6 आएगा, यानी 5.6, आंसर ख़त्म। ठीक है, यहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा आपको। थोड़ा सा वीडियो मुझे लग रहा है लेंथी जाएगा, अगर ज़्यादा लेंथी जाए तो कोई नहीं, आप फटाफट इसको देख के ख़त्म कर लेना। 2x पे भी देखोगे तो कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि आपको खाली सॉल्यूशन जानने हैं कि जो आपने अटेम्प्ट करें सही है गलत है। अब 32 पे अगर बढ़े हम, तो इसमें कह रहे हैं डिटरमाइन करना है ग्राफिकली कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्सेस ऑफ ट्राइंगल, जिसमें ये 3 लाइन से
मतलब 3 लाइन के इंटरसेक्शन से फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक, अब x इक्वल टू 0 का मतलब है जहाँ पे 0 आएगा वहाँ पे ये u बनेगा, तो y एक्सिस हो रहा है इसका मतलब, याद रखना। फिर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, तो पहले पहली इक्वेशन, फिर दूसरी इक्वेशन, और ये मैंने तीसरा लिखा है। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें तीनों के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो इसका तो ज़रूरत नहीं है, सीधा y एक्सिस ही है इसका। इनमें क्या करोगे, x की जगह पे 0 रख के y की वैल्यू निकालोगे, y की जगह पे 0 रख के x की वैल्यू निकालोगे। नॉर्मल सी चीज़ है, कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। अब ग्राफ बनाना है, देख लेना नेगेटिव मैक्सिमम -3 है, पॉजिटिव मैक्सिमम 9 है, तो पॉजिटिव में 10 लेना है और नेगेटिव में -3 लेना है। ठीक, तो पहले मैंने इसकी लाइन्स ड्रॉ कर दी, ये रही, फिर दूसरे वाली की ड्रॉ करी, और तीसरा ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये क्या था, x इक्वल टू 0 था, ये मैंने बना दिया। अब इनके इंटरसेक्शन से अगर तुम देखते हो तो एक इधर ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल तो ऐसे भी बन सकता था, बट यहाँ पर इसका बहुत बड़ा रोल यहाँ पे हो गया, क्योंकि इसने क्या करा, डबल कन्फ्यूजन को ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये भी ट्रायंगल बन रहा है, ये भी बन रहा है। तो बेस्ट हमारे पास क्या बनता है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये ट्रायंगल बनता है, समझे। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इसमें। तो इसमें इसका इंटरसेक्शन से देखोगे तो आपको कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, 3 4 मिल जाएगा। ठीक है, अगर सेम ग्राफ बनाया तो ग्राफ भी आपको सही आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे जो वर्टेक्सेस बन रहे हैं ट्रायंगल के, 3 4 0 6 0 2 बन रहे हैं, यहाँ लिख दिया मैंने। फिर इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना था, तो बेस हमारा ये बनेगा, इसको अगर यूनिट में निकालते हैं तो 4 यूनिट्स आएगा। हाइट ये होता है जो कि 3 यूनिट्स आएगा। सो द एरिया जो होगा हमारा 6 स्क्वायर यूनिट्स का आ जाएगा। ठीक है, बस ख़त्म। 5 मार्क्स का था ये क्वेश्चन, देख लो। फिर 33 पे आते हैं, ट्रेन वाला क्वेश्चन है, ये मैंने कराया हुआ था, ये मैंने वीडियो जो डाली थी डी सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले, उसमें मैंने ये करा रखा था। ठीक है, देखो सिंपल है, फास्टर ट्रेन कह रहा है कि 1 घंटा कम लेता है स्लोअर से, उसको सिंपल सी बात है, टाइम कम ही लेगा, स्पीड बढ़ेगा। डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्टर ट्रेन, देन फाइंड द स्पीड। तो फास्टेस्ट ट्रेन की अगर स्पीड मिल जाए तो स्लोअर की मिल जाएगी, क्योंकि 10 किलोमीटर कह रहा है ना, स्लोअर ट्रेन की स्पीड कम है। तो फास्टर की मैंने यहाँ पे एक्सलेट कर लिया, तो स्लोअर का मेरा क्या आया, x-10 आया। अब कंपैरिजन टाइम में हो रहा है, तो टाइम टेकन टू कवर 200 किलोमीटर। ठीक है, मैंने शॉर्ट में फिर यहाँ पे बाय में करके दोनों का डायरेक्ट लिख दिया, फास्टर ट्रेन एंड स्लोअर ट्रेन। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला होता है, तो 200 अपॉन एक्स इसका आ जाएगा और 200 अपॉन x-10 इसका आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है दोनों का डिफरेंस जो है टाइमिंग का 1 आवर आ रहा है, तो देखो स्लोअर ट्रेन जो होगा टाइम ज़्यादा लेगा और फास्टर ट्रेन कम लेगा, तो इसका टाइमिंग में तुम फास्टर का माइनस करोगे। बहुत बार बच्चों को देखता हूँ उल्टा लिख देते हैं। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर 1 आएगा, और ये अब क्वाड्रेटिक बन जाएगी सॉल्व करके। यहाँ पर कहाँ मर गया, ये रहा, क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक के बाद फैक्टराइजेशन लगा के या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आपको ये आंसर मिलेगा। 50 40 मिलेगा, 40 नेगेटिव है इसलिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो फास्टर ट्रेन की स्पीड 50 आ जाएगी, स्लोअर की इसमें 40 आ गया। ठीक है, समझ गए। ये देखने में छोटा लग रहा है क्योंकि मैंने ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि वो नॉर्मल कैलकुलेटिव है, करा होगा आपने तो आपको डेफिनेटली उसके मार्क्स मिलेंगे। अगर मान लो ये किसी ने नहीं करा तो सेकेंड पार्ट अगर देखोगे तो सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर के एरिया का सम 640 आ रहा है। इनके पेरीमीटर का डिफरेंस 64 है, तो इनकी साइड की लेंथ बतानी है। तो एक काम करो, मैंने एक देखो अगर डिफरेंस कुछ आ रहा है तो एक छोटा और एक बड़ा स्क्वायर होगा, ये बात ध्यान रखना। तो मैंने एक छोटा जो स्क्वायर था इसकी साइड की लेंथ को मान लिया x, और अभी के लिए जो लार्जर स्क्वायर है इसकी साइड की लेंथ को मैंने क्या मान लिया यहाँ पे y। अब क्वेश्चन ने दिया हुआ था कि पेरीमीटर जो है लार्जर स्क्वायर का और पेरीमीटर जो होगा स्मॉलर स्क्वायर का, वो उनका डिफरेंस 64 आ रहा है। तो लार्जर स्क्वायर का पेरीमीटर क्या लिख लेगा 4y, और स्मॉलर का क्या लिख लेगा 4x। 64 है, 4 कॉमन लेके 64 को काट देंगे और x को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो y की मुझे एक सब्स्टिट्यूशनल वैल्यू मिल गई 16 + x। ठीक है, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा मुझे अब पुट करने में। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इनके एरिया का सम ये दे रखा है, तो छोटे वाले स्क्वायर का एरिया x², बड़े वाले का एरिया y², ये सम आ रहा है। y² की जगह पे मैं ये ले सकता हूँ। ठीक है, ये लिख के मैंने इसको सॉल्व कर दिया, इससे मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। अगेन 2 लेके कॉमन लेके काट दिया तो ये छोटा हो गया। सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली, एक बार 8 आया, एक -24 आया, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेंसुरेशन की बात हो रही है यहाँ पर। x 8 आया तो स्मॉलर स्क्वायर का साइड होगा 8, लार्जर स्क्वायर का साइड होगा 24। ठीक है, पॉज करके देख लेना सही से, आप देख लेना आपने क्या करा हुआ है। अब 35 देखिए, मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है, मीन दिया गया 35 और सम दे रखा है फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पे मैंने टेबल बना दिया सबसे पहले, CI ये हो गया, FI
ये मैंने बना दिया, एक्स आई मैंने निकाल दिया यहाँ पर। अब देखो क्वेश्चन ने एफ आई का सम दे रखा था 25, तो इसमें इसको अगर सम अप करूँगा और इस इक्वल में ये रखूँगा तो मुझे यहाँ पे एक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। और अब देखा जाए तो एक्स आई निकालने को ना थोड़ा ऐसा है, अब चाहो तो मैं डायरेक्ट भी जा सकता हूँ, बट स्टेप डेविएशन यूज़ कर लेते हैं, कैलकुलेशन टफ थोड़ी जाएगी, खाली 2 टेबल बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या करा, यू आई निकाला। यू आई का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है, ठीक है। तो ए यहाँ पे ना चाहता तो मैं 35 ले सकता था, अगर आपने 35 लिया तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा स्टेप बढ़ा होगा लेकिन आराम से हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। मैंने यहाँ पे 45 लिया है ए। रीज़न ये है कि वाई मेरा 0 आएगा सामने वाला, जिससे इसमें वाई का पंगा ख़त्म हो जाएगा, समझे। तो मैंने ए 45 लिया और नीचे 10 है मेरा एच, क्योंकि यहाँ पे देखो क्लास साइज 10 आ रहा है सब में। सॉल्व करके इधर -4 -3 -2 1 0 1 2 ये आएगा। एफ आई यू आई मल्टीप्लाई करके मेरा यहाँ पे ये मिला, सम अप करोगे यहाँ पे मुझे ये मिल जाएगा। और स्टेप डेविएशन का अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ तो ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच इक्वल्स टू मेरा मीन क्या है 35 दिया गया, आ गया। वैल्यूज़ पुट करके मैंने जब इसको सॉल्व करा, क्योंकि इसमें खाली एक्स था, तो मुझे फाइनल आंसर एक्स का जो मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है। और एक्स अगर 3 आ रहा है तो 3 को इसमें पुट कर देंगे अगर हम, तो वाई मुझे क्या मिलेगा 5, बस इतना ही है, ठीक है, समझ गए। अब केस बेस पे चलते हैं। अब देखो 33 35 मैंने करा दिया, 34 मैंने पहले ही बताया था, ये मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ऐड करा हुआ है। 34 में ए पार्ट देखोगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोला गया है, बीपीटी दर्जनों बार है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे इसका प्रॉपर अपलोड भी करा हुआ है, चेक कर सकते हो। बी वाला क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने करा हुआ है तो ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, हल्का फुल्का इसमें चेंज करा हुआ है। तो देखोगे इसमें बोल रखा था कि ये सिमिलर अगर है तो ये प्रूफ करके दो आप मुझे, और सीएम और आरएन अगर मीडियन है तो। इसको मैं शो कर दे रहा हूँ, बाकी शॉर्ट वीडियो में अपलोड करा हुआ है, समझाया हुआ है, उसमें देख सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा सा इसको धीरे से मैं डाउन कर दे रहा हूँ, पढ़ लेना, पॉज वगैरह करके समझ जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा अभी फाइल में शायद अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ टेलीग्राम पे, थोड़ा सा इशू हो रहा है, कुछ दिन में मैं इसकी फ़ाइल भी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। अभी थोड़ा वीडियो से काम चलाना पड़ेगा आपको, बाकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी तो वहाँ से आप डायरेक्टली दे सकते हो बाद में, ठीक। देखो अब आगे चलते हैं, हमारा 35 तक हो गया, सेक्शन ई बच रहा है लास्ट, पोटैटो रेस है, एपी का चैप्टर का लास्ट के जो क्वेश्चन थे उसी से रिलेट कर रहा है, डायरेक्टली कर लोगे। इसको मैं शो कर दे रहा हूँ, देख लेना, समझ जाओगे। पहले में कह रहा है डिस्टेंस बताना है, पहले पोटैटो को लेके वापस जाने में कितना लगेगा, तो 5 इधर है, वापस जाने में 5 यानी 10 हो गया। दूसरे वाले में पूछ रहा है तो 3 जुड़ जाएगा, 8 हो गया, वापस जाके 8 तो 16 हो गया। तीसरे वाले में पूछा टोटल डिस्टेंस कितना दौड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ना सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि देखो पहला सेलेक्ट करोगे ना आराम से हो जाएगा, दूसरा सेलेक्ट करोगे इसमें ये करना ही है तुम्हें, फिर उसमें एक्स्ट्रा प्लस होगा, समझे, तुम अपना स्टेप खुद हार्ड करोगे, इसलिए ए सिलेक्ट करने से बहुत अप्रोप्रिएट था। पहले में डिस्टेंस पूछ रहा है कितना डिस्टेंस कॉम्पिटिटर दौड़ेगा, दूसरे में कह रहा है एवरेज स्पीड अगर इसकी 5 मीटर पर सेकंड की है तो एवरेज टाइम बताना है, उसके लिए डिस्टेंस तो चाहिए होगा, यानी ये निकालना ही पड़ेगा। तो ये करने की जगह ये करना बेटर था आपके लिए, ठीक है। अब जिसने ये करा होगा उसके लिए आसान होगा, जिसने ये करा होगा उसका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हुआ होगा, ठीक। तो देखो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, फर्स्ट पोटैटो में इतना दौड़ा था, सेकंड में इतना दौड़ा था, थर्ड में इतना दौड़ रहा था, 10th में इतना दौड़ा होगा, वो 10 आलू है ना टोटल। तो इससे मेरा एक एपी फाउंड हो रहा है जिसमें ए 10 है, डी 16 आ रहा है। एस एन का फॉर्मूला लगा दूंगा क्योंकि मेरे पे लास्ट टर्म है इस बार, बाई चांस किसी ने ये नहीं निकाला होगा तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब मेरे पे लास्ट टर्म है तो मैं सीधा ए प्लस ए एन वाला लगाऊंगा, ये नहीं होगा तो सीधा वो वाला लगाओगे ए एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो मैंने ये जैसे ये लगाऊंगा तो मुझे एस एन मिल जाएगा कितना 370, यानी टोटल उसको 370 मीटर दौड़ना पड़ेगा। अब मान लो कोई बी पार्ट पिक करेगा तो उसको ये पार्ट करना होगा पहले, उसके बाद डिस्टेंस आएगा 370, फिर इसमें फॉर्मूला पुट करके 1 मिनट मतलब 74 सेकेंड आ जाएगा, इतना छोड़ दोगे सही है। थोड़ा और एक्यूरेट करना है तो 1 मिनट 14 सेकेंड आप ले सकते हो, ठीक। ये वाला बहुत ईजी है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बताता हूँ, कभी भी ऐसी सिचुएशन आए छोटा ट्रायंगल पिक करो फिर बड़ा पिक करो, आराम से हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट में क्या कह रहा है, लेंथ फाइंड करनी है वायर की पॉइंट पी से ओ से बी का, तो ओ बी ये बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल आ रहा है, तो हमें यहाँ पे ये निकालना है। तो ये क्या होता है 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ये बेस है, तो हाइपोटेनस बेस किस में अप्लाई होगा, कॉस में। कॉस लगा के सीधा सीधा आप रेशियोस वैल्यू पुट करोगे आपको
BO की लेंथ मिल जाएगी जो कि 4√3 है। ठीक है, पॉज करके देख लेना, समझ जाओगे। सेकंड में OA से पूछ रहा है, सेम सिनेरियो है, ये निकालना है H, B दे रखा है, कॉस लगाओगे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा सेकंड, इसमें 12 मीटर आया। ठीक है, फिर थर्ड के A पार्ट में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस AB का डिस्टेंस बताना है। तो AB का डिस्टेंस अगर तुम निकालते हो यहाँ पर तो ध्यान से देखोगे AB ये पार्ट हो रहा है, इसमें वही चीज़ यूज़ करोगे जो मैंने बोला था, पहले छोटा ट्रायंगल यूज़ करो जिससे इसकी सब्स्टिट्यूशनल वैल्यू मिल जाएगी या एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी। फिर बड़ा यूज़ करना, उसमें AP को तोड़ देना जिसमें BP की वैल्यू पुट कर सकते हो, AB को फिर सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे यही करा हुआ है, BPO यूज़ करा जिससे BP की मुझे वैल्यू मिल गई है 2√3। फिर मैंने APO यूज़ करा बड़ा वाला, जिसमें देखोगे तो AP को मैंने ब्रेक कर दिया यहाँ पर AB प्लस BP में। इसको सॉल्व करा तो यहाँ पे मुझे 6√3 इधर मिल गया, इधर ये आया। BPB की वैल्यू हम निकाल चुके थे 2√3, बस इधर पुट करके सॉल्व कर दिया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल था ये। अब मान लो किसी ने ये वाला पिक कर लिया हो, फाइंड द एरिया ऑफ OPB। तो सिंपल क्या करोगे, इसके लिए OPB ट्राइंगल पिक करोगे जिसमें से BP की वैल्यू लिख लेगी 2√3 और सीधा एरिया का फॉर्मूला लगा दोगे, आपको एरिया मिल जाएगा। समझ गए। लास्ट वाला क्वेश्चन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, और ये NCERT में क्वेश्चन था। अब बताओ पेपर किस एंगल से टफ आया था आपका। NCERT के कितने डायरेक्ट क्वेश्चन थे इसमें। हाँ, सुन रहा हूँ मैं कि सेट 3 जो था, और देखा भी था मैंने, थोड़ा सा ट्रिकी था। तो उसके क्वेश्चन अगर इसमें नहीं है तो अपलोड कर देना उसको, मतलब कमेंट में लिख देना या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देना, मैं उसको भी करा दूंगा। ठीक है, ब्रोच वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, NCERT का है, मैं शो कर दे रहा हूँ, देख के समझ जाओगे आप। ठीक है, इतना है बस इसमें। पहले में रेडियस पूछा गया है, डायमीटर है, रेडियस निकल के खत्म। दूसरे में पूछा गया सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा दिया, खत्म। तीसरा का थोड़ा था लेंथ ऑफ सिल्वर वायर पूछा गया। देखो इसमें भी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इजी है, ये मॉडरेट बन रहा है। ठीक है, तो इसको पिक करना ज़्यादा सुटेबल होता है आपके लिए। तो लेंथ मतलब सिल्वर निकालना था, तो कौन सरकमफ्रेंस में 5 × D जोड़ के लेंथ आ गया, बस खत्म। इतने पे खत्म था 2 नंबर। ठीक, क्योंकि सरकमफ्रेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब अगर तुम B पार्ट सेलेक्ट करते हो तो एरिया ऑफ सेक्टर लगाओगे, थीटा पहले निकालोगे, नहीं तो सीधा सीधा देख सकते हो 10 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो एक जो होगा 1/10 होगा, डायरेक्ट भी रख के करा जा सकता है। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वीडियो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, क्योंकि आपको एक क्लियरेंस मिल जाएगा। और देखो सब एग्ज़ाम में ना मैथ एक ऐसा पेपर होता है जिसमें हम खुद ही डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब पेपर करने के बाद खुद ही पता कर सकते हैं कि हमारे मार्क्स कितने आएंगे। 2-3 नंबर का वेरिएशन होता है अगर आपकी मैथ सही में अच्छी है तो। क्योंकि मैंने खुद अपने जब 12th स्टैंडर्ड में चेक करा था, तो मैं जिस हिसाब से पेपर अटैम्प्ट करके आया था, जब मैंने घर पे देखा था और जो मैंने मतलब अंदाज़ा लिया था, एग्जैक्ट वही आया था, बस 1 नंबर का वेरिएशन हुआ था। ठीक है, तो बहुत सिंपल होता है मैथ का पेपर एनालाइज करना और उसका नंबर निकालना। तो इसके थ्रू आपको हेल्प मिलेगी अपने मैथ के नंबर पता करने में। ठीक, और देखो बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है अपने हिसाब से, वैसे तो यूज़फुल है ही है क्योंकि पेपर की पूरी आंसर की मैंने बताई है आपको प्रॉपर तरीके से। फिर भी अगर आपको कुछ इसमें इशू लगता है या फिर ऐसा लगता है कहीं पे क्वेश्चन का आंसर मे बी कहीं आपको लगे कि गड़बड़ लग रहा है कुछ, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बेझिझक बता दूंगा। ठीक है, ये भी एक आधे बच्चे ने रिक्वेस्ट करी थी पूरा अपलोड करने के लिए, फिर मैं देख रहा था कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट और आ रही है, तो मैंने इसको बना दिया है। ठीक है, और अब मैंने देखा भी आपका साइंस का पेपर हो गया है, फ्री हो, इसीलिए मैंने सोचा कि कोई नहीं अब बना देता हूँ, बच्चे देख लेंगे। मेन पेपर साइंस का था, हो चुका है, SST में टाइम है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं और इसमें यूज़फुल चीज़ आपके, अब देखो 10th हो चुका है, 10th के बाद आपको क्या करना है या फिर आगे के रिलेटेड बहुत सी चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा ये सब चीज़ें। ठीक है।